आज का मेरा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आज हम लोग बोन्स की हड्डियों की बीमारी के बारे में बात करेंगे जो दिन ब दिन काफ़ी कॉमन होती जा रही है। इस बीमारी को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि है क्या, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं, किन वजूहात की वजह से, किन कॉजेज़ की वजह से ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं, किस तरह से हम लोग अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में चेंजेस करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, इतनी कि अगर हल्का सा भी उस पर कोई स्ट्रेस बोन पे पड़ जाए या कहीं हल्का सा गिर जाए पेशेंट तो उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। और अब ऐसी कंडीशन है कि अगर झुका है हल्का सा पेशेंट या फिर कफ़ किया, खांसने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम लोग बात करें कि कौन से बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, कौन सी बोन्स हैं जिनके अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड फ्रैक्चर्स किन बोन्स में हो सकते हैं? तो हिप की बोन है, हिप बोन के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। रिस्ट यानी कलाई की जो एरिया है, कलाई की हड्डियाँ हैं, उनके अंदर चांसेस हैं। आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बोन जो है ना, हड्डी, वो एक लिविंग टिश्यू है और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। वो ये है कि बोन जो है पुरानी वो टूट रही होती है और उसकी जगह नई बोन ले रही होती है, यानी कि पुराने सेल्स मर रहे होते हैं और नए सेल्स लगातार उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये दोनों काम बराबरी में चल रहे होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के अंदर ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जो बोन की फॉर्मेशन है, नए सेल्स जो बन रहे हैं वो कम हो जाते हैं और बोन लॉस, जो पुराने सेल्स मर रहे होते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्टेट को, ऐसी कंडीशन को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब हम लोग एक हेल्दी बोन जो कि आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन का कंपैरिजन अगर करें, माइक्रोस्कोपिक व्यू है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन जो है इसमें कितने बड़े बड़े लार्ज पोर्स, आपको स्पेसेस ऐसे नज़र आ रही हैं, जबकि हेल्दी बोन जो है इस तरह से नहीं है। सिम्टम्स की अलामात की बात करें तो वैसे तो ये खामोश किस्म की बीमारी है, इसके अंदर कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर जो है जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। वैसे पता तभी चलता है नॉर्मली कि जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है अमूमन, लेकिन कुछ केसेस में जो सिम्टम्स मिल सकते हैं हम वो देखते हैं। बैक पेन यानी कि कमर का दर्द होगा जो कि किसी वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्ड होने की वजह से, कोलैप्स्ड होने की वजह से हो सकता है। उसके बाद हाइट जो है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ हाइट कम हो जाती है, लॉस हो जाता है हाइट। स्टूप पोस्चर यानी कि ऐसे आगे को झुका हुआ पोस्चर देखने को मिलेगा। बोन ऐसी हो जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कि वो इजीली टूट सकती है। वैसे बोन्स को तोड़ना आसान नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन्स खोखली हो जाती हैं। इसको अगर आपको थोड़ा सा डेली लाइफ के ज़रिए समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि लकड़ी की कोई चीज़ है तो लकड़ी को कीड़ा लग जाता है तो खाई जाती है, तो आप समझ लें कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ जो है ना वो खाई जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके सिम्टम्स को अगर थोड़ा सा देखें तो लो एनर्जी फ्रैक्चर, यानी कि कोई हल्की सी फोर्स, लो एनर्जी वाली फोर्स लगी है तो उससे भी फ्रैक्चर हो गया है, जबकि नॉर्मल बोन, हेल्दी बोन में फ्रैक्चर होना इतना आसान नहीं है। बहुत हाई इंटेंसिटी की, हाई एनर्जी की फोर्स चाहिए होती है तब जाके फ्रैक्चर होता है। स्टूपिंग और हाइट लॉस, वही चीज़ें आ गई है। बोन पेन और जॉइंट्स के अंदर पेन हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसकी कॉजेज़ की बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। कॉजेज़ यानी कि वजूहात क्या है। इंटीरियर जो है एक हेल्दी बोन का, ऑस्टियोपोरोसिस बोन वाली जो बोन है उसके साथ हम लोगों ने पीछे डायग्राम में क्लियरली देखा था। अब उसमें हम लोगों ने पीछे ये चीज़ भी समझी कि पुरानी बोन टूट रही है, उसकी जगह नई बोन ले रही है। जब इंसान यंग होता है तो जो बोन बना रही होती है बॉडी, उसका जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बोन लॉस, क्योंकि बनने की स्पीड ज़्यादा है बोन लॉस से, यानी कि सेल के डाई होने से बन रहे जो नए सेल हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से बोन मैस जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। ठीक है। अर्ली 20s के बाद ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और जब 30 साल की तकरीबन इंसान की उम्र होती है तो पीक बोन मैस जो है ना उस टाइम अचीव हो जाता है। और जैसे जैसे फिर उम्र 30 के बाद जब ज़्यादा होती जाती है तो बोन जो है वो बोन मैस लॉस्ट हो जाता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है और उसका लॉस ज़्यादा हो जाता है।
अब हम लोग कॉजेज़ में सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि हार्मोन्स जो है ना उनका बड़ा अहम किरदार है, बड़ा वाइटल रोल है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में। अब हम देखेंगे कि मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग जेंडर में किस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, किस तरह से चांसेस हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनके अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशन या हार्मोन्स के अंदर कोई मसला चल रहा है, तो हार्मोन कोई बहुत ज़्यादा हो गया, उनके अंदर हाइपर सिक्रेशन हो गया या फिर बहुत कम हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की। अगर फीमेल्स के अंदर बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाए, वैसे जब फीमेल यंग होती है, नॉर्मल हेल्दी यंग फीमेल है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में होता है। लेकिन जैसे जैसे एज होती है और मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम बड़ा चांस होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, रिस्क फैक्टर है एक, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेल्स के अंदर देखें तो मेल्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो उसके ट्रीटमेंट की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है मेल्स के अंदर, वो कम हो जाता है, उसका लेवल कम होता है, और इसकी वजह से भी ये एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कोई सर्जरी वगैरह हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी एस्ट्रोजन लेवल जो है, जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसका एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है, कम होता है, तो उसकी वजह से भी बोन लॉस एक्सेलरेट हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थायराइड की। थायराइड ग्लैंड था, हार्मोन्स इससे रिलीज़ हो रहे थे। अगर थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो उसकी वजह से बोन लॉस होता है। ये ऐसे केस में है कि अगर थायराइड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, जैसे मैंने बताया हाइपर सिक्रेशन है, या फिर ऐसा है कि अगर कुछ लोगों को कि जो थायराइड है ग्लैंड, उसके अंदर ऐसा मसला हो रहा होता है कि वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं, प्रॉपरली सिक्रेशन नहीं हो रही होती, यानी कि कम रिलीज़ हो रहे हैं हार्मोन, तो वो मेडिकेशंस लेते हैं। मेडिकेशंस इसलिए लेते हैं कि जो कम उनकी सिक्रेशन है, हार्मोन्स उनके ज़्यादा सिक्रेट हों, तो वो ज़्यादा करते करते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फिर आपके लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके बाद दूसरे बाकी ग्लैंड्स की हम बात करें तो ओवर एक्टिव अगर हो जाए पैराथायरॉइड और एड्रीनल ग्लैंड, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की, तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स को याद करने के लिए एक नेमोनिक है एक्सेस। एक्सेस स्टैंड फॉर ए का से अल्कोहल, मतलब अल्कोहल अगर कोई यूज़ करता है तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्शियम लेवल डाइट में लो है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि डाइट में लो होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो डाइट में ले रहे होते हैं फिर भी उनके कैल्शियम बॉडी को नहीं पहुंच रहा होता ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ें आगे हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो में। उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाए, स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल ही इनएक्टिव आपका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद बाकी अगर हम लोग कॉजेज़ में हम लोगों ने हार्मोन्स के लेवल्स को देखा, डाइटरी फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ऐसे लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं जिनके अंदर डाइट के अंदर जो कैल्शियम कम लेते हैं, लो कैल्शियम इनटेक है। अगर कैल्शियम कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हड्डियों की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए कैल्शियम बड़ी ज़रूरी है। लो कैल्शियम होगी तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी और बोन लॉस जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के रिस्क है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर सेकंड नंबर पे आता है। ईटिंग डिसऑर्डर जो है उसकी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे होते, इनकी फूड इनटेक कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, वो अंडर वेट हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, और ऑब्वियसली अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर बोन लॉस हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। और ये जो है किसी एक जेंडर तक कन्फाइंड नहीं है कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होगी और मेल्स के अंदर कम, दोनों जेंडर के अंदर, मेल्स और फीमेल्स दोनों को के अंदर ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, यानी कि किसी के अंदर अगर किसी पेशेंट को की सर्जरी परफॉर्म हो, जैसे कि कोई स्टमक का कोई पार्ट रिमूव किया, रिड्यूस किया है, कोई इंटेस्टाइन का, आंतों वगैरह की सर्जरी हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है ना एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को एक सरफेस एरिया होता है, अब वो सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी कम एब्जॉर्ब होंगे, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर कैल्शियम आ जाता है, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, वजह है इसकी।
और इस तरह की सर्जरीज़ के अंदर जैसे कि वेट लूज़ करने के लिए सर्जरी की जाती है, जीआईटी का कोई डिसऑर्डर हो उसके लिए सर्जरी की जा रही है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आ जाएगी कि क्वाइट स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल की कंजम्पशन को बिल्कुल स्टॉप कर दें। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो है कि खुराक ऐसी लें जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा हो। उसके बाद फ़िज़िकली एक्टिव रहें, यानी कि कम अज़ कम 30 मिनट रोज़ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज कुछ परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद धूप लेना भी बड़ा अच्छा होता है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है स्किन के थ्रू, एज़ यू ऑल नो। और इस पर भी मैं एक डिटेल से सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद विटामिन डी के और कैल्शियम के लेवल्स जो है ना वो चेक करवाते रहने चाहिए, ताकि इन केस अगर इस तरह का कोई इशू हो तो वो जल्दी डायग्नोस हो जाए, तशख़ीस जल्दी होगी तो फिर इलाज भी जल्दी हो सकेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो ड्रग्स का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ड्रग्स में जो है हम लोग अगर थोड़े से माइल्ड साइड पे जाएं तो एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी रिजॉर्प्टिव जिनको हम बोलते हैं, ये कैटेगरी जो है ना ड्रग, ये काम कैसे करती है, ये जो बोन लॉस है उसको स्लो कर देती है, जिसकी वजह से नेचुरल बोन प्रोडक्शन जो है उसको एक चांस मिलता है कि वो जो है वो बोन लॉस के साथ कैचअप कर सके, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर चल सकें। जैसे मैंने पीछे बताया था, बहुत सारी जो है मार्केट में अवेलेबल है एफडीए से अप्रूव मेडिकेशंस। और अब हम लोग बात करें कि अगर थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे जाएं ड्रग्स के हवाले से, तो हम लोग एनाबॉलिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। और ये मेडिकेशंस किस तरह से काम करती हैं कि ये ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करती हैं जो कि न्यू बोन फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ये उस केस में यूज़ होंगी जहाँ पे बोन बहुत सीवियर केस है, बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हरगिज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वेट बेयरिंग मूव्स की बात करते हैं। इसमें जो है ना वेट बेयरिंग मूव्स में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं आएगी कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, बल्कि ऐसी एक्सरसाइज होंगी जिसमें आप वो फोर्सेस यूज़ करेंगे कि अपने वेट को जो है वो सपोर्ट कर सकें, जैसे कि वॉकिंग होगी, डांसिंग होगी, हाइकिंग और योगा वगैरह। उसके बाद मेडिटेरेनियन डाइट है। ये जो है आपकी टिपिकल डाइट की तरह नहीं है, ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसके अंदर लीन मीट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स, नट्स और ऑलिव ऑयल वगैरह। और ये डाइट अगर इंसान 1 साल तक इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हिप बोन लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद अगर इसके जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेप हमारे पास पहला काम ये होता है कि लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट लानी है जिसके अंदर एक हेल्दी डाइट हो, एक्सरसाइज हो और अच्छी आदतें अपनानी है, यानी कि स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। अब ट्रीटमेंट के 2 लेवल हो सकते हैं। पहला है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है या फिर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, वाइटामिन के जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम का भी होता है, कैल्सी प्लस काफ़ी मशहूर है। और हार्मोन रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स होते हैं और फाइटो एस्ट्रोजेनिक सप्लीमेंट्स हैं। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हार्मोन के ट्रीटमेंट आ जाते हैं, बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिकेशंस यूज़ करी जाती हैं और इंट्रावेनस मेडिकेशंस हैं। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट की जब भी बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो लाजमी है। पहली चीज़ है जी कैल्शियम, फिर विटामिन डी, फिर एक्सरसाइज, फिर फॉल्स की प्रिवेंशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ओल्ड एज में जो है ना हालात काफ़ी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं कि गिरते बहुत ज़्यादा हैं ऐसे पेशेंट्स ना, तो हम लोगों ने फॉल्स के चांसेस को प्रिवेंट करना है। और उसके बाद फिर गुड न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, डाइट वगैरह, और स्मोकिंग और ये अल्कोहल ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, छोड़ देनी है। उसके बाद हम लोग ये तो बात कर ली बार बार कि अच्छी डाइट लेनी है। अब अच्छी डाइट में क्या चीज़ें आ सकती हैं, चंद एक चीज़ें में, वैसे तो बहुत वास्ट वैरायटी है, चंद एक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ है जी आलमंड, बादाम,
बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को सोयाबीन्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, इसके अंदर चीज़, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें जो है रिच सोर्स हैं कैल्शियम का। उसके बाद सब्जियों की बात करें तो मटरों के अंदर जो है ये चीज़ ज़्यादा होती है और ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस को ज़रा मज़ीद डिटेल में अगर हम देखें तो विटामिन डी के लिए हम लोग धूप में बैठें, ठीक है, एक्सपोज करके थोड़ा सा स्किन को। और उसके अलावा डाइट के ज़रिए भी विटामिन डी ली जा सकती है, लेकिन धूप के ज़रिए भी ज़रूरी है। कैल्शियम जो है, डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम हो। मैंने पीछे बताया कि किस तरह की डाइट लेनी है आपने। उसके बाद विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद एक नई रिसर्च के मुताबिक विटामिन K2 जो है जिन चीज़ों में होता है वो भी बड़ी अच्छी हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। उसके बाद वेट बियरिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर आल्सो वेरी गुड फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि एक ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आएगी मेडिकेशन। उसके बाद आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि हेल्दी डाइट आपने लेनी है, चीज़ें बताएगा क्या क्या आप खा सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम एंड विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और फॉल्स को प्रिवेंट करना है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं फ़ीमेल्स के अंदर। फ़ीमेल्स ऐसी जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन, पोस्ट मेनोपॉजल फ़ीमेल्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का जो प्रोसेस है वो रुक चुका हो, उनके अंदर चांसेस होते हैं। तो वो उनके लिए स्पेसिफ़िकली क्या चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस का ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। ब्लैक कोहोश सीड्स जो है ये बड़े अच्छे हैं इसके लिए। उसके अलावा ऐसे फूड जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, वो हम लोगों ने पीछे देखे, बीन्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद उन्होंने जो सैचुरेटेड फ़ैट है उसको कम कर देना है अपनी डाइट के अंदर, इनके तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, और प्रोटीन जो है उसकी इंटेक को बैलेंस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।